सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का थर्ड चैप्टर चल रहा था अपना, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। उसका अपने पहला एक भाग अपने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 आज हमको देखना है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस तरह से होती है। सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस बिटवीन द blacks and whites become a social division in the US because the blacks tend to be the poor, homeless and discriminated against. In our country, the least tend to be poor and landless. They often face discrimination and injustice. Situation of this kind produce social divisions. When one kind of social differences becomes more important than the other, and people start feeling that they belong to different communities. सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी और भी डिफरेंसेस से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में जैसे आपने देखा है, ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में जो आपका सामाजिक अंतर है, जो डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह होते हैं, वो आपका अंतर होते होते एक सामाजिक अंतर बन जाता है, एक सोशल डिफरेंस बन जाता है, जिसको लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं। एक कुछ चुनिंदा लोग को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। उनके मन में एक अलग इमेज बन जाती है एक ख़ास कम्युनिटी के लिए। जैसे कि आपका नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो ब्लैक्स हैं वो आमतौर पे आपके गरीब हैं, वो होमलेस हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी तरह से हमारे देश में जो आपके दलित हैं वो भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली गरीब हैं, साथ में उनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है। उन्हें भी अक्सर आपका भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, कि वे दूसरे कम्युनिटी के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। इफ़ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, it is difficult to pit one group of people against the other. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides on a different issues. Consider the cases of Northern Ireland and Netherlands. Both are predominantly Christian but divided between Catholics and Protestants. In Northern Ireland, class and religion overlap with each other. If you are Catholic, you are also more likely to be poor, and you may have suffered a history of discrimination. In the Netherlands, class and religion tend to cut across each other. Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich. The result is that Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland, while they do not do so in the Netherlands. Overlapping social differences creates possibilities of deep social divisions and tensions. Cross-cutting social differences are easier to accommodate. Okay. अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का अगर एग्जांपल अपन लेते हैं, दोनों ही कंट्रीज़ आपकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दो तरह के लोग रहते हैं, एक कैथलिक रहते हैं, एक प्रोटेस्टेंट रहते हैं। तो दो खेमे में ये लोग बटे हुए हैं, क्रिश्चियंस हैं लेकिन दोनों की एक कैटेगरी है, एक कैथलिक है तो एक प्रोटेस्टेंट है। आपका नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास और रिलीजन के बीच में गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक जो कम्युनिटी है वो गरीब है, लंबे समय से उसके साथ आपका डिस्क्रिमिनेशन होता चला आ रहा है। नीदरलैंड में आपका क्लास और
धर्म के बीच में, रिलीजन के बीच में ऐसा आपका समानता या मेल आपका नहीं दिखाई देता है ना। आपका हाँ, जो गहरी समानता है वो आपकी नहीं दिखाई देती है। और वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही कम्युनिटीज़ में आपके गरीब और अमीर लोग देखने को मिलते हैं। परिणाम ये है कि आपका नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंटों के बीच आपका कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की ज़मीन तैयार होती है। एक आपका प्लॉट तैयार होता है गहरे सामाजिक विभाजन का, सोशल डिवीज़न का, जहाँ से सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं और वहाँ उन्हें संभालना उम्मीद से आसान होता है। Social divisions of one kind or another exist in most countries. It does not matter whether the country is small or big. India is a vast country with many communities. Belgium is a small country with many communities. Even those countries such as Germany and Sweden that were also highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community. In this sense, most countries of the world are multicultural. आज लगभग बहुत सारे समाजों में कई तरह के आपको विभाजन देखने को मिल जाएंगे, कई तरह के आपके डिफरेंसेस मिल जाएंगे, डिविजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देश बड़ा है या छोटा है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना देश भारत आपका बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। उनके अपने एक अलग कल्चर्स होते हैं, उनका एक अलग मान्यता होती है, उनके अलग बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो अपने देश में बहुत सारा डाइवर्सिटी भी है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे रहती है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और वहाँ पे भी आपकी कई सारे कम्युनिटीज़ वहाँ पे बिलोंग करती हैं। जर्मनी और स्वीडन ये दोनों देश आपके एक ही जैसे हैं और यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं और उनकी एक ही रेस है या एक ही कास्ट है। इस आप समझ लीजिए, एक ही संस्कृति है, एक ही नस्ल है, एक ही कास्ट है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से जैसे जो आपके माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे मान के चलिए अभी आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो सीरिया वगैरह से जो आपका मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है एशिया का, सीरिया वगैरह से हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश की सीमा में घुसने की कोशिश करते आए हैं, है ना। तो अफ्रीकन कंट्री से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है और वो दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको उनके खुद के देश से भगा दिया गया है। तो ऐसे लोग जिनका खुद का कोई देश नहीं होता है वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं, है ना। कि अपनी जगह को छोड़ के वो किसी दूसरी जगह पर जाके बसना चाहते हैं, ऐसे लोग माइग्रेंट्स कहलाते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से जर्मनी और स्वीडन में भी आपका काफ़ी तेज़ी से कल्चरल चेंज आपका होता चला आ रहा है और डाइवर्सिटी जर्मनी और स्वीडन जैसे कंट्रीज़ में बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जर्मनी और स्वीडन जैसे जो कंट्रीज़ हैं, ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ये इनका वेलकम कर रहे होते हैं और वेलकम करने की वजह से जब माइग्रेंट्स इनके देश में आके पहुंचते हैं तो वो अपना कल्चर अपने साथ में लेके आते हैं, वो अपनी संस्कृति अपने साथ में लेके आते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम साथ में लेके आते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं वो भी उनके साथ में चल के आती हैं क्योंकि उनकी एक अलग मेंटालिटी होती है। और इसकी वजह से जर्मनी और स्वीडन जैसे देश वहाँ पे भी आपका धीरे धीरे चेंजेस होता चला आ रहा है। ओके, तो उनमें अपना एक अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश आपके मल्टी कल्चरल बहुसांस्कृतिक होते जा रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। How do these social divisions affect politics? What does politics do to these social divisions? At first sight, it would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tends to divide any society. If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social division into political divisions and lead to conflict, violence, or even
disintegration of a country. This has happened in many countries. सामाजिक विभाजन राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है? हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? सामाजिक विभाजन राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सोशल डिविजन्स का फ़ायदा उठा के अपने बहुत सारे प्रॉफिट्स को भुनाते हैं। आज के टाइम पे अगर आप भारत में जातिवाद का सिस्टम देखते हैं या फिर रिलीजन्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, उसमें आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस चीज़ का बखूबी फ़ायदा उठाते हैं अपनी चुनावी रैलियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए वोट्स का, है ना, अलग अलग वो ग्रुप्स में लोगों को बांटते हैं। आज के टाइम पे आपने हेट स्पीच काफ़ी सुनी होंगी, तो इन सारी चीज़ों का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत ख़तरनाक और एक्सप्लोजिव हो सकता है या विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन का माहौल हमेशा रहता है। आप अगर न्यूज़ वगैरह, पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, सोशल मीडियाज़ में अगर आप एक्टिव हैं, आप वहाँ पे अगर किसी ऐसे सोशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको डेली की न्यूज़ेस मिल जाती हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में मल्टी पार्टीज़ का सिस्टम चलता है। बहुत सारी पार्टीज़ आपकी भारत में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ आपकी नेशनल वाइज पार्टीज़ हैं, कुछ आपकी स्टेट वाइज पार्टीज़ हैं, और कुछ आपकी क्षेत्र वाइज निचले क्षेत्र की छोटे इलाकों में आपकी जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, जो 2-3 सीटों पे अपना कब्जा जमा लेती हैं, बस 2-3 सीटों पे चुनाव लड़ देती हैं, सिर्फ उनके लिए उतना ही काफ़ी होता है। तो इन सभी के बीच में हमेशा कंपटीशन होता रहता है। आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, तो उसमें आपका जब भी अलग अलग रैलियां होती हैं, जनसभा होती हैं, कोई बड़ा राजनेता अगर पूरी भीड़ को अगर एड्रेस कर रहा होता है, तो उसमें आप किसी दूसरी पार्टी के प्रति उसकी भावना का आकलन कर सकते हैं। और अलग अलग पार्टीज़ एक दूसरे के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती हैं, ठीक है। तो इस कंपटीशन के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। इस कंपटीशन की वजह से कोई भी समाज इसका शिकार हो सकता है, डिवीज़न का शिकार हो सकता है। इसलिए जैसे मान के चलिए, आप ही की क्लास का हम एग्जांपल लेते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप इतने बड़े हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, और आपको कुछ तो पता होगा आप किस, जैसे बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या फिर समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, डीएमके है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी विचारधारा जिस भी पार्टी के साथ मैच करती है, आपकी विचारधारा जिस भी पार्टी के साथ मैच करती है, आप उसका समर्थन करने लगते हैं। आपकी अगर विचारधारा बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ में है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विचारधारा क्या है। तो इसकी वजह से सीन ये होता है कि अब जैसे मान के चलिए, आज के टाइम का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है और अगर कांग्रेस के सपोर्टर ने उससे अगर कोई सवाल कर लिया, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा तनातनी हो ही जाती है ना। तो इसी तरह से इतनी बड़ी कंट्री है अपनी, तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं, इसमें छोटे बच्चों को अगर अलग कर दिया जाए तो तकरीबन बहुत बड़ी एक संख्या बसती है, और वो अलग अलग तबके में डिवाइडेड है। कोई अलग पार्टी का सपोर्ट करता है, कोई अलग पार्टी का सपोर्ट करता है, खुद का अपना, सबका अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम है, और सभी के बीच में थोड़ा बहुत आपका कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और इस वजह से आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता होती है, उससे आपका समाज में भी फूट पड़ती है। समाज भी एक दूसरे से दूर जाने वाला माहौल बनाता रहता है। अगर राजनीतिक दल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति करने लगे, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है, और ऐसे में देश आपका बिखरने की कगार में पहुंच जाता है। और ऐसा लगभग हमने कई देशों का देख चुका है। हमने कई देशों में ऐसी चीज़ें देखी हैं, और भारत में भी स्थिति आपकी पैदा हो ही रही है। जो आपका सोशल डिवीज़न है, उसको पॉलिटिकल डिवीज़न बना दिया जाता है, उसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है, एजेंडा बना दिया जाता है, और उस पर पूरी राजनीति हो जाती है। और इसके चलते नुकसान आपके और हमारे समाज का होता है। आज हमारे अपने समाज का आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे जातिवाद पे राजनीति होती है। सरकार कहती है जातिवाद को हटाने के लिए, लेकिन सरकार बहुत अच्छे से जातिवाद का खेल लेती है,
और आप धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती चली जाएगी और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जातिवादी का खेल आपका और हमारा फैलाया हुआ नहीं है जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का फैलाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेंज ऑफ आउटकम्स पे। परिणामों का दायरा। टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रिफर टू अबो। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन for many years the site of a violent and bitter ethno-political conflict. Its population is divided into two major sets of Christianity. 53% are Protestants while 44% are Roman Catholic. The Catholics were represented by Nationalist Party who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland. A predominantly Catholic country, the Protestants were represented by Unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly, एक तो मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, ऐसे ऐसे शब्द हैं इसमें, Protestant. Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between Unionists and Nationalists, and between the security forces of the UK, United Kingdom, and the Nationalists. It was only in 1998 that the UK government and the Nationalists reached a peace treaty, after which the later suspended their armed struggle. In Yugoslavia, the story did not have a happy ending. Political competition along religion, ending ethnic lines, led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल लें, जिसका अपन ऊपर थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये बहुत लंबे समय से आपका यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है, यहाँ पे लोग वायलेंट हो जाते हैं, यहाँ पे आपका कास्ट बेस आपकी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, एक दूसरे के प्रति लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी आपस में लड़ती रहती हैं, यहाँ पे राजनीतिक टकराव आपका होता रहता है। तो जो आपका उत्तरी आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज इंग्लैंड के हाथ पे है, ये कभी आपका जो आयरलैंड कंट्री है उसके हाथ पे हुआ करता था। ग्रेट ब्रिटेन आपका 3 या 4 अलग अलग जो देश हैं उनके कुछ कुछ हिस्सों को लेके बना हुआ है। इसमें से आपका आयरलैंड का एक हिस्सा है, इंग्लैंड का एक हिस्सा है, और भी एक कोई कंट्री है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका हिस्सा है। तो ये टोटल जो सारे एरियाज़ हैं, ये टोटल मिलके आपका क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन आपका बनाते हैं। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड का एरिया है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, लोगों के बीच में मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हिंसा टकराव वगैरह होता रहता है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर आपकी क्रिश्चियनिटी पर ही आपका डिपेंड करती है। क्रिश्चियंस ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पर वो लोग भी इस धर्म के लगभग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। आपका 53% जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्टेंट है। जो प्रोटेस्टेंट है वो किसके पक्ष में है, किसके फेवर में है, कि वो ग्रेट ब्रिटेन के फेवर में है। लेकिन जो आपका 44% है वो रोमन कैथलिक कहलाते हैं, और रोमन कैथलिक्स आपके सपोर्ट करते हैं आयरलैंड को। तो दोनों के बीच में बवाल इस चीज़ का है कि नॉर्दर्न आयरलैंड को जो कैथलिक्स हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड को चाहते हैं कि वो वापस आयरलैंड का हिस्सा बन जाए, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये ऑलरेडी ब्रिटेन पे है और ये ब्रिटेन पे ही रहे। ठीक है, तो दोनों को जो बैकिंग मिलती है वो अलग अलग पार्टी से मिलती है। जो कैथलिक्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है नेशनलिस्ट पार्टी से। उनकी मांग है कि आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है
वो आयरलैंड जो आपका देश है उसके साथ मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक कैथलिक मेजॉरिटी वाली जगह है या कंट्री है। जो प्रोटेस्टेंट हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनियनिस्ट पार्टी करती हैं, ओके, जो कि ब्रिटेन के साथ में रहने के पक्ष में है। क्योंकि ब्रिटेन में जो लोगों की संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, वो प्रोटेस्टेंट्स का संख्या आपकी ज़्यादा है। ब्रिटेन आपका मुख्यतः प्रोटेस्टेंट एक देश है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में ये जो आपका हिंसक टकराव आपका चलता रहता है, इसके कारण ब्रिटेन के जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, उसके साथ कई सैकड़ों लोग, हज़ार लोग ऐसे हैं कि सेना के जवान मारे जा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जो आपका ये बवाल चलता रहता है। और 1998 में ब्रिटेन की जो सरकार है और जो नेशनलिस्ट है उनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने इस तरह के जो वायलेंट आंदोलन होते हैं उसको बंद करने की बात एक्सेप्ट की थी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो यूगोस्लाविया है उसकी जो स्टोरी है वो बहुत बेहतर एंड नहीं हुई है, बहुत अच्छे से ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर जो आपकी पॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से यूगोस्लाविया आपका कई टुकड़ों में बंट चुका है, ओके। ये जो आपको बीच की स्टोरी दिख रही है बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया की, इस स्टोरी को आप लोग एज अ होमवर्क आप देख लीजिएगा। ये पूरी स्टोरी आपको पढ़नी है, और ये जो लास्ट का जो 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, और इस चीज़ को आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। Such examples lead some people to conclude that politics and social divisions must not be allowed to mix. They think that it would be best if there are no social divisions in any country. If social divisions do exist in a country, they must never be expressed in politics. जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं उसके हिसाब से कुछ लोग इस चीज़ का कंक्लूज़न निकालते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न्स को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। सोशल डिवीज़न्स को और पॉलिटिक्स को दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि सबसे अच्छी सिचुएशन तो ये है कि किसी भी समाज में किसी भी तरह का आपका सोशल डिवीज़न होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी देश में आपका सोशल डिवीज़न है तो उसको राजनीति में पॉलिटिक्स के ज़रिए उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, या राजनीति में उस मुद्दे को खींच के नहीं लाना चाहिए। वहीं के लोग आपस में मिलके उसको बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश करें और राजनीति को बीच में न लाएं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि वो बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। क्योंकि जो नेता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, वो आपका फ़ायदा कभी देखेगा ही नहीं। At the same time, every expression of social divisions in politics does not lead to such disasters. We have already seen that social divisions of one kind or another exist in most countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is only natural that political parties would talk about these divisions, make different promises to different communities, look after due representation of various communities, and make policies to redress the grievance of the disadvantaged communities. Social divisions affected voting in most countries. People from one community tend to prefer some party more than others. In many countries, there are parties that focus only on one community. Yet all this does not lead to disintegration of the country. पर इसके साथ ये भी आपकी एक सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के जो अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन होता है, सोशल डिफरेंस होता है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और अलग अलग कम्युनिटीज़ से अलग अलग वादे करना उनकी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन समुदायों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। अधिकतर देशों में आपका
वोट करने का जो हिसाब किताब है और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इस सब का परिणति देश के विखंडन में नहीं होता। थ्री determinates, 3 आयाम, 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social divisions. First of all, the outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as possible in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult to reconcile. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. A majority of Belgians now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking. This helps them to stay together. This is how most people in our country see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or a language group or a social or religion community. सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम 3 चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पे देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट आपका ख़त्म नहीं होगा। अगर लोग अपनी एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ के प्रति आपका अगर ज़्यादा सोच रखेंगे तो उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियम के लोग ही अपने आप को बेल्जियम मानते हैं, भले ही वो लोग डच या जर्मन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इस नज़रिए से उन्हें साथ में रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में आपका ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या किसी लैंग्वेज ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। It depends on how political leaders raise the demands of any community. It is easier to accommodate demands that are within our constitutional framework and are not at the cost of another community. दूसरी चीज़ ये है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। The demand for only Sinhala was at the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. In Yugoslavia, the leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. श्रीलंका केवल सिन्हलियों के लिए, जो सिन्हला है उनके लिए, और सिन्हलियों के लिए कि मांग तमिल समुदाय की पहचान हेतु खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रखी थी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। It depends on how the government reacts to demands of different groups. As we saw in the examples of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority communities, social divisions become less threatening for the country. But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite. Such attempts at
force integrations often saw the seeds of disintegration। तीसरा ये है कि सरकार का बिहेवियर कैसा है, सरकार इन मांगों पे क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम अपने बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जांपल्स में देखा है कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ऑनेस्टी के साथ अगर पूरा किया जाए तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। जैसे श्रीलंका और बेल्जियम में हमने देखा था कि वहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग स्थिति थी। अगर बेल्जियम का सीन ऐसा था कि वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और उनके बीच में आपका डाइवर्सिटी आ रही थी और सोशल डिफरेंसेस आ रहे थे, तो उन्होंने पावर शेयरिंग करके तीनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयरिंग करके अपनी स्थिति को बेहतर कर लिया और सभी लोग अपने देश को बेहतर करने के लिए उस पावर शेयरिंग का जो पावर शेयर हुई थी उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे थे। लेकिन श्रीलंका में आपका ठीक उल्टा हुआ था। श्रीलंका में सीन ये था कि वहाँ पे एक जो सिन्हला जाति थी वो सिर्फ अपने आप को देख रही थी, अपने लोगों को देख रही थी, और जो बाकी जो कम्युनिटीज़ थी, जो तमिल्स थे, जो मुस्लिम्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो उनको बाइकआउट कर रही थी या उनको अनदेखा कर रही थी। तो इसके लिए सीन ये था कि श्रीलंका में आपका प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। लोग अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का रूप लेना शुरू कर दिए थे। कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गया था, गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर सरकार, गवर्नमेंट आपका सही तरीके से बैलेंस करके अगर चीज़ों पे अगर काम करती है तो देश में आपका सोशल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट जैसी जो चीज़ें हैं वो ना के बराबर आपकी बचेंगी। ओके, thus the assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social divisions is very normal and can be healthy. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievance and get the government to attend to these. Expression of various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. This leads to strengthening of a democracy. इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और ये एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। लोग अगर अपनी बात को उठाना चाह रहे हैं, लोग अगर किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो इस बात को हमेशा खतरा नहीं समझना चाहिए। सामाजिक रूप से अगर कुछ बात निकल के आ रही है तो ये समझ के चलिए कि अगर हम उस समस्या को सॉल्व करते हैं तो आगे चल के हम उसको एक बेहतर ढंग से प्रिसाइज कर सकते हैं, बेहतर ढंग से उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल तौर पे। इसी से विभिन्न छोटे जो सामाजिक समूह हैं वो अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को जाहिर करते हैं, है ना, सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में अलग अलग तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र ही मजबूत होता है। तो अगर अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, अगर बीच में अगर मैं मानता हूँ अगर हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी मीडिया अट्रैक्ट होती है, गवर्नमेंट अट्रैक्ट होती है, और लोगों के बीच में जो गुस्सा है, लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, और अगर एक दूसरे के प्रति उनके मन में कोई गलत भावना है, निगेटिविटी है, तो इसे आपस में बैठ के सही तरीके से सॉल्व कर लेना ही सबसे बेहतर तरीका है। और ये चीज़ें लोकतंत्र में ही संभव हैं। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से, कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने की वजह से यहाँ पे अक्सर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि ये एक ना एक टाइम पे ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो ही जाती हैं। बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड अ willingness to accommodate it do not come about easily. People who feel marginalized
deprived and discriminated have to fight against the injustices. Such a fight often takes the democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against such inequality sometimes take the path of violence and defiance of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. लेकिन विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित समझते हैं या उपेक्षित समझते हैं, जो समझते हैं कि हमको पुराने ज़माने में हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, हमको कई सारी चीज़ों से वंचित रखा गया था, तो उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, इसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, सल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली हो जाती हैं जिनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों का पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है।